नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RO GS मॉक टेस्ट 74, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर RO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से। और अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसका अध्ययन एक बार जरूर करिए। और अगर इस बुक से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध साहित्य के जातक ग्रंथों से ज्ञात निम्नलिखित में से वह कौन सा नगर था जो धनुर्विद्या तथा वैदिक की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था? Which of the following was the city known from the Jataka text of Buddhist literature which was world famous for the education of archery and medicine? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आपका तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो धनुर्विद्या तथा वैदिक की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। फर्स्ट का डी आपका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, कथन कारण पे बेस्ड है, असर्शन रीजन पे। मौर्य काल में स्मृति काल की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति बेहतर थी क्योंकि मौर्य काल में विधवा पुनर्विवाह नियोग की अनुमति थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं असर्शन रीजन को सपोर्ट कर रहा है, रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक कारण हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। सेकेंड का आपका सही उत्तर ए है। थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं, पल्लव वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पल्लव आर्किटेक्चर की बात की गई है। यहाँ पर दिया गया, इस वंश के शासन काल में दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग मंडप, रथ तथा विशाल मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। दूसरा है, स्तंभों पर दहाड़ते सिंह एवं व्याल पल्लव कला की विशेषता थी। फिर तीसरा आपको दिया गया, अक्षरा पल्लवों का महान मूर्ति निर्माता था। तो मैं बता दूं क्लास, यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। पल्लव आर्किटेक्चर से जो बोला गया है आपको, इस रीजन में कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। ठीक है, मेनली यहाँ पर आपके मंडप, ठीक है, रथ और विशाल मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। ये आप सभी को पता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनके जो पिलर्स हुआ करते थे उसमें दहाड़ते सिंह की आकृति रहती थी, ये भी सही है। ठीक है, एकदम सही है। फिर इसके बाद जो अक्षरा वॉज द ग्रेटेस्ट आइडल मेकर ऑफ द पल्लवा, ये भी एकदम सही है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला फोर्थ प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नगलपुर नामक उपनगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो नगलपुर जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था विजयनगर एम्पायर में? तो ये आपका किया गया था कृष्णदेव राय द्वारा। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, ये चीज हो सकता है पेपर में दूसरा स्टेटमेंट आपको कभी ये दे दे, मतलब क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए, कि कृष्ण देव राय द्वारा कहीं विजय प्राप्त करने पर नगलपुर की स्थापना की गई। तो आप याद रखिएगा, इस प्लेस की स्थापना इनकी मां के नाम पर की गई थी। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुर नामक उपनगर की स्थापना की थी। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम कृष्णदेव राय की बात करें तो ये किस वंश के थे? ये आपके तुल्लुक वंश के थे, ये भी याद रखिएगा। पेपर में एक बार पूछा गया था, विजयनगर एम्पायर के कई वंशों का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि कृष्णदेव राय किस वंश से बिलोंग करते थे, तो ये तुल्लुक वंश के थे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी 1336 में। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम दक्षिण तक फैला हुआ है। और विजयनगर साम्राज्य पर अगर हम 4 महत्वपूर्ण राजवंशों की बात करें तो संगम, सुल्लुभ,
तुल्लुक और अराबिदु का शासन था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युद्धों को उनके लड़े जाने के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले अंबूर का युद्ध दिया है, फिर सेंट थोमो का युद्ध दिया है, कर्नाटक के तृतीय युद्ध दिया है और वांडी वॉश दिया है। यहाँ पे वांडी वॉश ऐसे लिखा रहता है इंग्लिश में, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक युद्ध को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट थोमो युद्ध की। जो सेंट थोमो युद्ध है वो 1748 में लड़ा गया, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। सेंट थोमो का युद्ध वर्ष 1748 में फ्रांसीसी सेना व कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। तो किसके किसके मध्य लड़ा गया था, ये भी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी सेना व कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसके मध्य लड़ा गया था 1748 में। दूसरा जो हम युद्ध डिस्कस करते हैं वो आपका है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के तीसरे युद्ध की बात करते हैं, ठीक है। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है वो 1756 में लड़ा गया था। और 1756 में किसके किसके बीच लड़ा गया था, फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, याद रखिएगा। वांडी वॉश की बात करें तो ये 1760 में लड़ा गया था। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो वांडी वॉश के पहले हुआ है, ठीक है। 1760 में वांडी वॉश हुआ है, जिसमें पूरी तरीके से फ्रांसीसी का वॉश हो गया है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। पूरी तरीके से भारत में फ्रांसीसियों का वॉश हो गया है। वो कब हुआ है, 1760 में। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, वांडी वॉश युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आप याद रखिएगा आयरकूट ने, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है, आयरकूट ने, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर फ्रांसीसी सेना की बात करें तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, काउंट लाली ने। और काउंट लाली जो थे वो पूरा लाल लाल होकर हार कर चले गए, लाल लाल, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो काउंट लाली थे वो लाल लाल हो गया और पूरी तरीके से इनका वांडी वॉश हो गया और उनको भारत छोड़ना पड़ा, फ्रांसीसी थे। ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने सेंट थोमो युद्ध डिस्कस कर लिया, कर्नाटक के तृतीय युद्ध की बात कर ली, वांडी वॉश युद्ध की बात कर ली। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके अंबूर युद्ध की, ठीक है। अंबूर की लड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 1749 में हुई थी, ठीक है। और इसमें अनवरुद्दीन जो था वो पराजित हो गया था। मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब, ठीक है, डुप्लो की संयुक्त सेना थी जिन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण किया था। और मैंने आपको बताया है कि कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन था, ठीक है। और अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन जो था वो पराजित हो गया और फिर उसे मार डाला गया। तो अब आप इसको अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा ना। यहाँ पर देख लीजिए, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अब याद रखिएगा, जब भी हम कर्नाटक की वॉर की बात करते हैं या कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं, यहाँ पे कई जगह कार्नेटिक वॉर की भी लिखा रहता है, तो ये आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था वांडी वॉश। आखिरी युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों का वॉश हो गया और कौन लाली लाली हो गया, काउंट लाली हो गया, ठीक है। चलिए इतना हो गया। 6th प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। अब दोनों को सुमेलित करना है। यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं और कौन उस समय गवर्नर जनरल था। अब देखिए, हमने युद्ध में कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी ये तो कई बार डिस्कस किया है। आज पेपर में इसी चीज को हमने अलग तरीके से पूछा है। अब पूछ लिया गया है कि गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहले प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध के बारे में दिया गया। आपको पता है ये 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, ठीक है। हैदर अली थे इसमें, ये भी आपको पता है, ठीक है। और इस दौरान आपके गवर्नर कौन थे, तो वेरेलेस थे, ठीक है। ए का सेकंड आपका होगा, तो ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। अब हम दूसरा देखते हैं, प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध। तो यहाँ पर अफगान, ए से अफगान और ए से ऑकलैंड होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ए से अफगान, ए से ऑकलैंड। तो ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध हुआ था, ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर है, ठीक है। मतलब सी का आपका 4th होगा, ठीक है, और डी का आपका 3rd होगा। लेकिन एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए, सेकेंड एंग्लो बर्मा युद्ध की अगर हम बात करें तो ये किसके समय पे हुआ था, ये लॉर्ड डेलहाउसी के समय पे हुआ था। अच्छा क्लास, यहाँ पर जब हम लॉर्ड ऑकलैंड की बात
किए हैं। और मैंने आपको बताया ए से ऑकलैंड, ए से अफगान, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय पे हुआ था। यहाँ पर एक चीज आप और याद रखिएगा ऑकलैंड से रिलेटेड, क्योंकि पेपर में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो शेर शाह सूरी मार्ग था, ठीक है, जिसको कि हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जीटी रोड भी कहते हैं, ठीक है, शेर शाह सूरी रोड जो था उसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड किस समय पे रखा गया, तो वो ऑकलैंड के समय पे रखा गया। ये भी चीज आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा गया है और मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। फोर्थ को हम देखते हैं, द्वितीय आंग्ला बर्मा युद्ध किसके समय पे हुआ है, लॉर्ड डलहौजी के समय पे हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ हो गया। अब क्लास यहीं पे अगर मैं लॉर्ड डलहौजी की बात करूं तो आप क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। पंजाब का विलय किसके समय पे हुआ है, लॉर्ड डलहौजी के समय पे हुआ है, ठीक है। वुड डिस्पैच किसके समय पे, जो कि शिक्षा से रिलेटेड था, वुड डिस्पैच वो किसके समय पे आया है, लॉर्ड डलहौजी के समय पे आया। सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। रेलवे लाइन कब बिछी है, लॉर्ड डलहौजी के समय पे बिछी है। विद्युत तार की बात करें, लॉर्ड डलहौजी। डाकघर की बात करें, लॉर्ड डलहौजी। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी। इतनी चीजें आपको लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड याद रखनी है। आंग्ला नेपाल युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो वो किसके समय पे हुआ है, वो आपके लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे हुआ है। अब क्लास यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की बात की गई है तो हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब का विलय हुआ है सिक्किम राज्य के दूरवर्ती प्रदेशों में, जैसे दार्जिलिंग को भारत में शामिल करना हुआ है। तो अब याद रखिएगा कि दार्जिलिंग भारत में किसके समय में शामिल हुई, किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी की। शिक्षा से संबंधित जो वुड डिस्पैच था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। पहली रेलवे लाइन आपकी लॉर्ड डलहौजी के समय पे बिछी। विद्युत तार लॉर्ड डलहौजी। डाकघर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको कि पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, ये भी पेपर में पूछा गया है, वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी किसके समय पे हुई है, लॉर्ड डलहौजी के समय में। मैंने आपको बता दिया। चौथा जो था आंग्ला नेपाल युद्ध, ये किसके समय पे हुआ है, हेस्टिंग के समय पे हुआ है, ठीक है। और इसके समय पे हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर पिंडारियों का अंत व मराठा संघ का अंत जैसी घटनाएं हुई हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सातवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, कथन और कारण पे दिया गया है 1861 की सेना समित्रण योजना के तहत कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई, ठीक है। फिर 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पुनर्गठन, विभाजन और प्रतिलोलन की नीति पर किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी हम बात करते हैं 1857 की, तो आप सभी को पता है कि 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसके बाद कुछ चेंजेस किए गए थे। वो चेंजेस क्या थे, जैसे यूरोपीय सेना की जो आपकी जो अनुपात हुआ करता था, यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक की 1:2 कर दिया गया। समझ में आ रहा है, ताकि इस तरीके का विद्रोह फिर ना हो। जो यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या पहले खाली 40,000 थी, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उनकी संख्या 65,000 कर दी गई थी। और अगर हम भारतीय सैनिक की बात करें तो भारतीय सैनिक की जो संख्या थी वो 2 लाख के करीब थी, जिसको कि कम कर दी गई। तो ये याद रखिएगा, ताकि 1857 का जो रिवॉल्ट था, जिसका कि एक बहुत बड़ा कारण था सैनिक विद्रोह, तो उस विद्रोह को कम करने के लिए अब जो यूरोपीय सैनिक हुआ करते थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था और उनको समय समय पर यूरोप भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया था। अभी अच्छे से डिस्कस करते हैं, पहले इस प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। 1861 की सेना समित्रण योजना के तहत कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पुनर्गठन, विभाजन और प्रतिलोलन की नीति पर किया गया, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1857 विद्रोह के पश्चात भारत में अंग्रेजी नीतियों में परिवर्तन आया। इस विद्रोह के लिए मुख्यतः से भारतीय सेना को उत्तरदायी ठहराया गया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपके जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था। इस कारण से सेना का पुनर्गठन, विभाजन, प्रतिलोलन और प्रतिलोलन की नीति पर किया गया। 1861 में सेना समित्रण योजना के अनुसार कंपनी की यूरोपीय सेना
को सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया और यूरोपीय सैनिकों को समय समय पर इंग्लैंड भेजकर उनको निरंतर नवीकरण किया जाता था। मतलब उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी जो यूरोपियन सैनिक थे। ठीक है, इनकी जो संख्या थी पहले आपकी 40,000 हुआ करती थी, जिनको बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया था। और भारतीय सैनिक की जो संख्या थी जो 2,40,000 के करीब थी, उनको कम करके 1.5 लाख के करीब कर दिया गया था ताकि इस तरीके का विद्रोह ना हो। देखिए, एक साधारण सूत्र यह बन गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपियन सैनिक और भारतीय सैनिक का जो रेशियो होगा वो 1:2 का होगा। समझ में आ रहा है? और अगर जब हम मुंबई की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 1:3 का होगा। बस आपको यही चीज याद रखनी है। अब ये तो दिमाग वाली बात भी है कि जब एक बहुत बड़ा कारण था 1857 रिवॉल्ट का कि जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, अब आप चाहेंगे फ्यूचर में इस तरीके का विद्रोह ना हो तो हम जो भारतीय सैनिक हैं उनकी संख्या को कम कर दें और यूरोपियन सैनिक की संख्या को बढ़ा दें, और जो यूरोपियन सैनिक हैं उनको ज्यादा ऊंचे पद पर रखें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, उनको बेटर फैसिलिटीज दे इंडियन सैनिक के कंपैरिजन में, और पूरा जो है वो गवर्नमेंट को पूरा सौंप दिया जाए, हस्तांतरित कर दिया जाए आर्मी को। चलिए 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो एक एक को हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगे, फिर कांग्रेस का लाहौर सेशन, जिन्ना की 14 शर्तें और दांडी मार्च। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1929 की हम बात करते हैं। सबसे पहले 1929, ठीक है, ईयर। तो 1929 में मार्च के समय की हम बात कर रहे हैं, कहानी के रूप में इसको सुनिएगा। मार्च 1929 में जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था, जो सेशन था, वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और इसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 डिमांड्स की बात की थी। जिन्ना की 14 शर्तें जो थी वो इसी में पेश की गई थी। तो 1929 में दिल्ली में जो सेशन हुआ था, जिसको कि प्रिसाइड किसने किया था, जिसकी की अध्यक्षता किसने किया था? जिन्ना ने किया था। और इसी में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स की बात की थी, आप लोग याद रखिएगा। 1929 में दिसंबर आते आते कांग्रेस का एक लाहौर सेशन होता है, जिसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है। और इस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। और ये वही सेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर कहा कि आज से हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की है, और हम हर साल 26 जनवरी को स्वराज दिवस की तरह, पूर्ण स्वराज दिवस की तरह मनाएंगे। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर दी गई थी दिसंबर 1929 में। और आप सभी को पता है ये क्यों हो रहा था? क्योंकि 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट जो बनकर तैयार हुई थी उसमें बोला गया था कि इस नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ब्रिटिश राज को 1 साल का समय देते हैं। अगर वो मान जाती है, नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देती है, तब ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना नजरिया बदलेंगे। और एक बात जरूर याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, ना कि पूर्ण स्वराज की बात की थी। पूर्ण स्वराज की पहली बार बात पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में की गई थी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, डिमांड डिक्लेयर जो कर दी गई थी वो इसमें की गई थी। स्वराज की बात तो पहले हुई थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पर हुई थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की बात हो गई। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया है। दांडी मार्च दिया है और गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों की बात की गई है। गांधी जी द्वारा जो 11 सूत्री मांग है वो आपके कब मांगे गए थे? 31 जनवरी 1930 के समय। ठीक है, और आप सभी को पता है 1930 में दांडी मार्च की भी शुरुआत हुई है। लेकिन जो दांडी मार्च था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, हमेशा डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन दांडी मार्च के लिए डेट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से कब तक दांडी मार्च आपका चला? 5 अप्रैल 1930 तक। तो ये चीज याद रखिएगा। ये कितने दिन का था? ये 24 दिवसीय मार्च था। 24 डेज लगे थे दांडी मार्च को कंप्लीट करने में। और आपको पता है कि यहीं पर गांधी जी फिर क्या साबरमती वहां पर एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और कहते हैं आज से मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करता हूँ दांडी मार्च के बाद। ठीक है, और दांडी मार्च को बोला जाता है कि एक सफेद नदी की तरह थी।
सफेद नदी की तरह क्यों इसे बोला जाता है? दूध की नदी की तरह बोला जाता है क्योंकि सब खादी का वस्त्र धारण कर चल रहे थे 24 दिन से, और गांव गांव जाते थे लोग, इनसे जुड़ते जाते थे गांधी जी से दांडी मार्च में। तो एक नदी की तरह इसकी तुलना की गई है, सफेद नदी की तरह तुलना की गई है, ठीक है। और 5 अप्रैल 1913 को जाकर गांधी जी तट पर एक नमक बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डिक्लेयर करते हैं कि आज से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर अब हम अरेंज करते हैं तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ है? सबसे पहले जिन्ना ने अपनी शर्तें रखी है, उसके बाद कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ है, फिर गांधी जी की 11 सूत्र मांगों की बात की गई है, फिर उसके बाद दांडी मार्च हुआ। तो 3, 2, 1, 4 जो कि बी में दिया गया है। 8th का बी आपका सही उत्तर है। 9 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित तहकीकात कमेटी की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, कौन थे तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष, जिसको कि आपके फॉर्म किया गया था? तहकीकात कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ठीक है, उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो इसके अध्यक्ष आपके मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। ए आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्लास एक चीज याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय थे, ये ठीक है, लेकिन इसके जो अन्य सदस्य थे उसमें किनका किनका नाम था? महात्मा गांधी का। याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में कभी पूछ ले कि तहकीकात कमेटी में महात्मा गांधी भी शामिल थे, तो आप याद रखेंगे हाँ। और कौन कौन? मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, ठीक है, CR दास एवं प्रफुल्ल जयकर। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर क्लास एक चीज और पढ़ लेते हैं, इसको पूरा व्याख्या इंपॉर्टेंट है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अधिकारियों के इस बर्बर कृत्य के लिए उनकी निंदा का पात्र बनाया एवं सरकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की थी, परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। तो आप सभी को पता है 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि आपका कब जाके महात्मा गांधी इसको वापस लेते हैं? जब 5 फरवरी 1922 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग कांड होता है, ठीक है। कहां पर होता है? गोरखपुर में होता है, चौरी चौरा में, ठीक है, चौरी चौरा में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10वां प्रश्न। सागरीय पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय सागर की तली पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बोला गया है जो आपका ओशियन होता है उसके बॉटम में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? प्लैंकटन, नेक्टॉन, बेंथम या इनमें से सभी? तो जो बेंथम होते हैं वो याद रखिएगा, बी से बेंथम, बी से बॉटम, ठीक है। जो बेंथम होते हैं वो बॉटम में पाए जाते हैं। इस फिगर से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका बॉटम है ओशियनिक सरफेस का, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? बेंथोस दिख रहे हैं, बेंथम दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म आपके ओशियन के सरफेस पे रहते हैं, ओशियन के फ्लोर पे रहते हैं, सरफेस पे नहीं फ्लोर पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेंथोस कहते हैं, बेंथम कहते हैं, ठीक है, बेंथोस याद रखिए। उसके ऊपर नेक्टन की हम बात करते हैं। नेक्टन वो होते हैं जैसे जो पानी की जलधारा के अगेंस्ट स्विम करते हैं, ठीक है, जो भी वाटर करंट है उसके अगेंस्ट ये स्विम कर लेते हैं, इनको हम नेक्टन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके प्लैंक्टॉन्स हो गया, आपको पता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये इतने छोटे होते हैं कि जिस तरफ पानी की धारा होगी उसी तरफ ये मूव करते जाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा है ना? उसी तरफ ये मूव करते जाएंगे। और जब हम बात करते हैं न्यूस्टन की, तो न्यूस्टन क्या होते हैं? जो आपके ओशियन के सरफेस पे यहाँ पर रहते हैं ऊपर की तरफ। तो जो नीचे रहते हैं उनके लिए आप बी से बॉटम, बी से बेंथोस, ठीक है। और न्यूस्टन क्या होते हैं? जो आपके ओशियन के सरफेस में ऊपर की तरफ रहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये आपका बेंथिक जोन है, यहाँ पे बेंथोस रहते हैं, बेंथम रहते हैं, बेंथोस रहते हैं। ये आपका क्या है? बेंटिक जोन है, जो नीचे वाला सरफेस होता है, ठीक है। ये आपका इधर जो है इसको लिम्नेटिक जोन कहते हैं। क्लास हिंदी इंग्लिश में मत परेशान होइएगा, इंग्लिश हिंदी वाले बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे, क्योंकि पेपर में अगर पूछेगा तो लिम्नेटिक जोन ही पूछेगा, लिटरोरल जोन ही पूछेगा, इसलिए इसको एज इट इज पढ़िए और फिगर के माध्यम से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो लिम्नेटिक जोन की जब भी हम बात करते हैं तो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा डीप वाला ओपन वाटर है,
ठीक है, इधर वाले जोन को। और लिटोरल जोन दिख रहा है यहाँ पर, जैसे ही आपके टेरेस्ट्रियल जो जमीन वाला रीजन खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, लिटोरल जोन कहते हैं, ठीक है। और उसके आगे हम क्या कहते हैं, लिम्नेटिक जोन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम डिस्कस करेंगे। तो सी आपका सही उत्तर था। 11वां प्रश्न देख लीजिए। अब 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न पेपर में आते हैं, तो ये रटने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसा समझाना नहीं है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपका कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, नहीं सही मैच्ड है, ठीक है, ये आपका सही मैच्ड है। विश्व गैंडा दिवस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22 सितंबर दिया है, यहाँ पर 22 सितंबर होना चाहिए, दिया 24 सितंबर है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस की बात करें तो 5 दिसंबर सही है, ठीक है। और विश्व कछुआ दिवस की बात करें तो 22 मई सही है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। तापमान में परिवर्तन के बिना एक पदार्थ से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अनदर विदाउट द चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है, बी कहते हैं। जब भी हम सब्सटेंस को, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब हम उसको परिवर्तित करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा लगती है, जो हीट लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, जोसेफ ब्लैक थे, उन्होंने गुप्त ऊष्मा का विचार प्रस्तुत किया था, ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है पेपर में कभी पूछ ले तो जोसेफ ब्लैक का नाम याद रखिएगा, ब्लैक याद रखिएगा, ठीक है, काला काला, तो आपको याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक दिए गए हैं, उपयोग दिए गए हैं। तो सबसे पहले फॉर्मिक एसिड दिया गया है, एसिटिक एसिड दिया गया है, यूट्रोट्रोपिन दिया गया है और फिर ईथर दिया गया है। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं। जब भी हम फॉर्मिक अणु की बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। अब क्लास आप सभी को पता है सिरके में किसका यूज होता है, वो होता है एसिटिक अणु का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर होगा ना, सिरके में किसका यूज होता है, एसिटिक एसिड का यूज होता है, याद रखिएगा, जो सिरका, ठीक है। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो रबड़ के स्कंदन में फॉर्मिक एसिड का यूज होता है, तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। यूट्रोट्रोपिन की अगर हम बात करें तो मूत्र रोगों के उपचार में ये एकदम सही है। ईथर की बात करें तो यहाँ पे स्केरीन बनाने में ईथर का जो यूज है ना, वो आपके सॉल्वेंट की तरह ईथर का यूज होता है, एनेस्थेटिक का तरह ईथर का यूज होता है, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 प्रश्न को देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रेड ब्लड सेल की बात की गई है, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, इसमें केंद्रक होता है, इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में किया जाता है, हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन के साथ परिवहन में भाग लेता है। अब क्लास यहाँ पर देखिए, जो रेड ब्लड सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, तो ये चीज एकदम सही है। जब भी हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये आरबीसी की बात हो रही है और आरबीसी का कलर जो होता है वो रेड होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। आरबीसी में आपके न्यूक्लियस होते हैं, ये आपका गलत है, याद रखिएगा। कुछ एक्सेप्शन है, जो एक एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता दूं, जो ऊंट की आरबीसी होती है और जो लामा की आरबीसी होती है उसमें उनके आरबीसीज में केंद्रक होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। उनके आरबीसी में न्यूक्लियस रहते हैं और किसी के भी आरबीसी में आपके न्यूक्लियस नहीं रहते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर इट्स फॉर्मेशन इज इन द रेड बोन मैरो, ये भी आपका सही है, ये आपका सही है। 2 आपका गलत है, पहला और तीसरा आपका सही है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, 2 आपका गलत है। जैसे 2 को आप हटाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आप तो सीधे आंसर पे भी आ सकते हैं। सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है हीमोग्लोबिन ओनली पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट विद ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। ठीक है, तो आपका तीसरा सही हो गया। समझ में आ गया? सी आपका सही है, जिसमें 1 और 3 आपके सही हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है इसमें कि जो केंद्रक नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होते हैं आरबीसी में, ऊठ तथा लांबा केंद्र में केंद्रक होते हैं, जो कि एक अपवाद है, जो कि एक एक्सेप्शन है। चलिए 15 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे ग्रंथियां दी गई हैं और रोग दिए गए हैं। तो थॉराइड घेंगा दिया गया। आप सभी को पता है ऐसे जो गला होता है, गले में ये गला है, ठीक है, ये गला है किसी आदमी का, ये उसका मुंह है, ये उसकी आंख है, ये उसका मुंह है, ठीक है, ये उसका गला है। तो यहाँ पे घेंगा रोग, ऐसे फूल जाता है थॉराइड ग्लैंड, घेंगा होता है ना, तो आयोडीन की कमी से कहते हैं घेंगा हो गया। अग्नाशय की बात करें तो मधुमेह, आप सभी को पता है पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन आपकी सिक्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मधुमेह में हम क्या इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन आपका कम होने लगता है तो बाहर से इंसुलिन की मात्रा दी जाती है। जो जिनको बहुत ज्यादा हाई डायबिटीज होती है, जिनका बहुत ज्यादा, जिनको शुगर होती है, अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो आप घर में सुनते हैं अरे शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन लेते हैं। तो इंसुलिन सिक्रीट करना किसका काम है? पेनक्रियास का काम है, ये चीज याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की गई है तो प्रेरित वृद्धि, इंड्यूस पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो कैसे ऐसे बहुत से हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिया गया एड्रिनल ग्रंथि और जड़वा मनता। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड आपका क्रेटिनिज्म से रिलेटेड नहीं है। अगर हम क्रेटिनिज्म की बात करें तो यहाँ पर जो आपका अंडर एक्टिव थायराइड होता है, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो जाता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, अगर हम बात करें डी आपका सही उत्तर है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड ये नहीं होता है, ये आपका थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द अंडर एक्टिव थायराइड फंक्शन एट द बर्थ कॉल्ड द कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। जहां पे भी हाइपो लिखा रहता है ना तो अंडर एक्टिव याद रखिएगा। ठीक है, कम कम की बात हम कर रहे हैं, तो इट इज रिफर्ड टू द क्रेटिनिज्म। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न। यहां पर आपको लिखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, करेक्टली मैच्ड है, इस पे जरूर ध्यान दिया करिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सार्कोलॉजी आपको दिया गया है। तो सार्कोलॉजी के सामने क्या लिखा? उपास्थि का अध्ययन, मतलब कार्टिलेज के अध्ययन की बात की है। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं सार्कोलॉजी की तो यहाँ पे अंतर्गत पेशियों की बात की जाती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर इसका ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये सही होगा। अब यहाँ पर जब हम किसकी बात करेंगे, कॉन्ड्रोलॉजी की, तो ये आपका 6 सही है। कॉन्ड्रोलॉजी की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कार्टिलेज के अध्ययन की बात करते हैं, ये आपका सही है। ठीक है, सार्कोलॉजी में हम मसल्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कार्डियोलॉजी में हम कार्टिलेजेस की स्टडी की बात करते हैं। और फिर आपको दिया गया है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मस्तिष्क के अध्ययन की बात की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आपका सही है। सेरोलॉजी की अगर हम बात करें तो सेरोलॉजी के में हम लोग क्या बात करते हैं, रुधिर के सीरम का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, रुधिर का अध्ययन किया जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका 16 का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर के सीरम तथा रुधिर का अध्ययन किया जाता है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, ये दोनों इंटरचेंज है, तो यहाँ पर आपका सही होगा। सार्कोलॉजी में मसल्स का और कॉन्ड्रोलॉजी में आपके स्टडी ऑफ कार्टिलेज। 17 प्रश्न को आप देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है? यहाँ पे दोनों की कमी की बात की गई है। ठीक है, प्रोटीन की और कैलोरी की, दोनों की कमी की। ठीक है, अब देखिए क्लास, यहाँ पे मेरिस्मस दिया गया है और क्वाशियोरकर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को सभी को पता है ये दोनों जो रोग हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से होते हैं। दोनों में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, लेकिन जो प्रश्न में पूछा है वो लिखा है इट इज कॉज्ड बाय बोथ, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। तो इसी वजह से प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मेरिस्मस हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मेरिस्मस हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं। मेरिस्मस रोग प्रायः भोजन में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उनका शरीर दुबला एवं आंखें कांतिहीन हो जाती है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है, या मुख्यतः 1 साल के बच्चों में होता है। ये भी 20वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, इसको हमें मैच करना है। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की गई है, यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा है, इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर दीजिए। तो ये आपका 1952 का समय है। ठीक है, तो ए का फोर्थ आपका एक ही जगह दिया गया है, तो ये एक आसान प्रश्न था। सी आपका सही उत्तर होगा, सी आपका सही उत्तर होगा। लेकिन और ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना की अगर हम बात करें तो वो 1965। हरियाली परियोजना की अगर हम बात करें तो हरियाली परियोजना कब आई है? 2003 में। और अंत्योदय अन्न योजना की अगर हम बात करें तो 2000 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी है। इसको ग्रीनरी प्रोजेक्ट मत करिएगा, इसको हरियाली परियोजना ही लिखिएगा। चलिए, सी आपका सही उत्तर है। 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। व्यक्ति की कार्य दक्षता पर आधारित अस्थायी श्रम व्यवस्था वाली मुक्त बाजार प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है? फ्री मार्केट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द टेम्पररी लेबर सिस्टम बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो ये किस टाइप की इकोनॉमी के अंडर आती है? ये आपकी गिग इकोनॉमी के अंडर आती है। तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 21वां प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे जल प्रपात दिया गया है और नदी दी गई है, वाटरफॉल दिए गए हैं और नदी दी गई है। तो एक एक को देखते हुए चलते हैं। जब हम बात करते हैं शिव समुद्र की, ठीक है, तो शिव समुद्र का आपका सही किस पे है? ये आपका कावेरी नदी। ठीक है, गोकक की जब हम बात करते हैं तो घाट प्रवाह। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अमृत धारा की जब हम बात करते हैं तो अमृत धारा में आपका क्या होगा? हसदो। ठीक है, और लोध की जब हम बात करते हैं तो बूढ़ा नदी। तो यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड, ठीक है, बी का थर्ड, फिर उसके बाद सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो 21 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 22वां प्रश्न। यहां पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 विविधता हॉटस्पॉट है, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार। अब मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास में आपको बताया था कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो खाली ट्रॉपिकल रीजन में ही हो, उष्णकटिबंधीय रीजन में हो। ये आपका गलत है। ठीक है, फिर दूसरा आपका दिया गया, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार में, अंडमान नहीं है, निकोबार है। ठीक है, जब भी हम सुंडा लैंड की बात करते हैं तो उसमें निकोबार आइलैंड का कुछ हिस्सा है, ना कि अंडमान का। तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर डी हो जाएगा। 23वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 23वां प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए। 23वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक तरफ परियोजना दी गई है और दूसरी तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। तो मैच करते हुए चलते हैं। जब हम ओमकारेश्वर की बात करेंगे तो ओमकारेश्वर जो परियोजना है वो आपकी किस नदी पर है? बताइए। नर्मदा नदी पर। ए का फोर्थ होगा। यहाँ पर ए का फोर्थ आपका खाली एक ऑप्शन में दिया है। तपोवन की अगर हम बात करें तो तपोवन किस पर है आपका? तपोवन अलकनंदा पर है। ठीक है, और फिर रानी लक्ष्मीबाई की जब हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है बेतवा पे, और तिलैया बांध की बात करेंगे तो बराकर। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, ओमकारेश्वर परियोजना किस पर है? नर्मदा नदी पर है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस पर है? बताइए। अभी मैंने आपको बताया ये आपके बेतवा नदी पर है। ठीक है, और तिलैया किस पर है? ये बराकर नदी पर है। 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति तथा कारखानों हेतु जल की प्राप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। जब हम जमशेदपुर की बात करते हैं तो जमशेदपुर जो आपका आयरन स्टील प्लांट है उसको किस नदी से पानी मिलता है? उसको दामोदर से नहीं, उसको स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी से पानी मिलता है। ये आपका गलत है। जब हम बरनपुर की बात करते हैं तो बरनपुर को दामोदर नदी से मिलता है और बराकर नदी से मिलता है। ये चीज याद रखिएगा, ये भी गलत है। ठीक है, रावकेला की बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मणी व शंख दिया गया है, जो कि आपका सही है, सी सही है आपका। भिलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भद्रा नदी दी गई है, जो कि आपका गलत है। यहाँ पे आपका
गोंदली करके एक जलाशय है, वहां से यहाँ पे पानी मिलता है, या फिर तंदुला नहर से। तो सी आपका सही उत्तर है। व्याख्या में आप देखेंगे तो आपको सब चीज प्रोवाइड की गई है। जमशेदपुर लौह स्टील प्लांट की अगर हम बात करेंगे, आयरन स्टील प्लांट की, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, कि गुरु महासानी में है, मयूरभंज की नोआमंडी की खानों से, तथा जल यहाँ से इनको खानों से आपको वो मिलता है, और जल कहाँ से मिलता है, स्वर्ण रेखा और खरकोई नदी से। बरनपुर की बात करेंगे दामोदर और बराकर। राउरकेला की बात करेंगे तो ब्राह्मणी व शंख नदी से। भिलाई की बात करेंगे तो तंगुला नहर से, और गोंदली जलाशय से प्राप्त होता है। 25वें प्रश्न को हम देखते हैं। मॉस्को व्हाइट या फ्लोगोपाइट या फिर बायोटाइट निम्नलिखित में से किसके किस्म है? तो ये आपके किसके किस्म है? ये आपके अभ्रक के, माइका के, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्कन राज्य में शामिल है? तो बाल्कन राज्य की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक एक को देखते हुए चलते हैं हम। सर्बिया, ठीक है, बुल्गारिया, ठीक है, फिर अल्बानिया दिया गया है आपका, फिर ल्यूथेनिया दिया गया है। और आपका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3, ये 3 जो है वो बाल्कन सिटीज में, आप बाल्कन स्टेट में आते हैं। तो ए आपका सही उत्तर है। यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, अल्बानिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, बोस्निया हो गया, ठीक है, ये पूरा देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पे क्रोएशिया हो गया। ये सब आपका किस चीज से रिलेटेड है? ये आपके बाल्कन स्टेट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे 27वां प्रश्न। 27वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? कौन सा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित नहीं है, ये बोला गया है। तो सबसे पहले आपको माउंट कैमरून दिया गया है, माउंट एल्गन दिया गया है, माउंट बिंगा दिया गया और एजमन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं स्थित है? एजमन नहीं स्थित है, ठीक है। अगर हम एजमन की बात करें, जो माउंट एजमन है वो कहाँ पर है? वो इजराइल में है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एजमन है, ठीक है। और अगर हम माउंट कैमरून की बात करें तो यह अफ्रीका का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? अब देखिए क्लास, ओशियन करंट से रिलेटेड कई प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है, और मैंने आपको बताया है जब भी आप ओशियन करंट से महासागर इसकी बात करेंगे, जैसे तो यहाँ पर धाराओं की बात करेंगे, महासागर की धाराओं की बात करेंगी, तो आप याद रखिएगा हॉट और कोल्ड में हम इसको डिवाइड करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप कोल्ड जो भी करंट्स है उनका लोकेशन एक बार ढंग से देख लीजिए, क्योंकि कोल्ड का जो नंबर है ना, जो यहाँ पे नंबर है इनका, वो कम है हॉट के कंपैरिजन में। अगर हॉट याद करने पहुंचेंगे तो बड़ा समय लगेगा, कोल्ड याद कर लेंगे तो पेपर में एलिमिनेट कर लेंगे आप, ठीक है। और साथ ही साथ जब कोल्ड याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये अटलांटिक की है कि पैसिफिक की है, ठीक है। तो इस तरीके से याद करिएगा। अब यहाँ पे अटलांटिक की कौन सी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, सुसीमा, ठीक है। ये सुसीमा ऐसे करके लिखा रहता है उसमें इंग्लिश में, यहाँ पे ऐसे सुसीमा लिखा है, तो ये ए, ठीक है, ए आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे जब हम सुसीमा धारा की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर की धारा है, ये पैसिफिक ओशन की महाधारा है, ये चीज आप याद रखिएगा। बेगुला, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, एंडलीज, ये सब किसके रिलेटेड है? ये सब अटलांटिक से रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29वां प्रश्न। 29 प्रश्न को देखिए। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये बोला गया है। तो यहाँ पर कुशीनगर, बलिया, हाथरस, बुलंदशहर दिया गया है। तो कौन सा नहीं सही है, चलिए देखते चलते। कुशीनगर की बात करेंगे तो केला रेशा उत्पाद, ये एकदम सही है आपका, ठीक है। बलिया की बात करेंगे, बिंदी, सही है। हाथरस की बात करेंगे तो हींग प्रसंस्करण, ठीक है, ये भी सही है आपका। एसोफोडिटा जिसको बोलते हैं, प्रोसेसिंग, ये भी सही है। बुलंदशहर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या लिखा है? यहाँ पर आपका लिखा है वुड क्राफ्ट, नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर पेपर में आपसे पूछे ODOP, जिसको कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसकी शुरुआत किस समय की गई थी, तो याद रखिएगा, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 2018 में, ये याद रखिएगा। 24 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वाश तथा टेपा नामक चित्रकला की नई शैली शुरू की गई थी? तो वाश एवं टेपा जो शैली थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? वो असित कुमार हल्दर द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो 30 का ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, 30 का ए आपका सही उत्तर है। राज्य में 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ 20वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक चित्रकला का क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखेंगे वर्ष 1925 में बंगाल के असित कुमार हल्दर को की अवनी बाबू व टैगोर के शिष्य थे, लखनऊ आए और उन्होंने इसका आपका स्टार्ट किया। इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए 31 को अब हम डिस्कस करते हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, व्याख्या आप लोग पढ़ लिया करिए। ठीक है, और अगर आपको जैसे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि मैम ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए। मेरी स्पीड तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं, इतना तो आप लोग को आता है। ठीक है, 31 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच दिया गया है, डैम दिया गया है, नदी दी गई है। तो सबसे पहले मौदहा बांध दिया गया है। ठीक है, फिर आपको राजघाट बांध दिया गया है, रगवा बांध दिया गया, बाण सागर बांध दिया गया। तो एक एक को देखते हुए चलते हैं। जब हम बात करते हैं मौदहा बांध की तो बिरमा नदी, ठीक है, सही है। राजघाट बेतवा नदी, सही है। बाण सागर सोन नदी, सही है। रगवा बांध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केन नदी की सहायक जो वर्णे नदी है पर ये बांध बनाया गया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपका गलत क्या है? सी आपका गलत है। यहाँ पे व्याख्या में देख लीजिए, रगवा बांध नहर जो है वो केन की सहायक नदी वर्णे नदी पर मध्य प्रदेश में रगवा बांध बनाया गया है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब हम बात करेंगे राजघाट बांध की तो राजघाट बांध परियोजना किस पर है? ललितपुर जिले में है। किस नदी पर है? बेतवा पर है। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें मौदहा बांध परियोजना की तो ये आपका बिरमा नदी पर है। ठीक है, कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष दोनों ही पदों पर आसीन रहे? श्रीपति मिश्र, बाबू बनारसी दास, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका बी है। ठीक है, श्रीपति मिश्र और बाबू बनारसी दास, तो बी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। 34 प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल को 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है? ये प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस किया है और आप सभी को पता है इसका सही उत्तर नैमिषारण है। डी आपका सही उत्तर है। 35 का हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर याद रखिए जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि इस स्थान के बारे में कथा प्रचलित है कि ब्रह्मा जी द्वारा सौनक ऋषि को जो चक्र दिया गया था वो चलते चलते इस स्थान पर गिरा था और पृथ्वी पर समा गया था। ठीक है, ये याद रखिए। और इस स्थान पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है। तो प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रुडोल्फ झील रशिया में, न्यासा झील मलावी में, हुनूज झील चीन में, विनिपेग कनाडा में। तो विनिपेग आप सभी को पता है कनाडा में, हुनूज लेक जो है वो चीन में है, एकदम सही है। न्यासा झील की बात करें तो मलावी में, ये भी सही है। रुडोल्फ झील जो है वो आपका केनिया में है, रशिया में नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं था? आपका ए सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पर है रुडोल्फ झील, तो ये आपका उत्तरी केनिया में स्थित है। तो चलिए क्लास आज की सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे 35 प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।